आपका BHU हिस्ट्री चैनल में। तो हम लोगों ने आधुनिक काल के बारे में देखा। आधुनिक काल का संक्षिप्त परिचय हम लोगों ने प्राप्त किया और जो डॉक्टर नगेन जी ने आधुनिक काल का काल विभाजन किया है उसके बारे में भी परिचय प्राप्त किया है। तो जो अब हम लोग पढ़ेंगे वो है द्विवेदी युग। भारतीय युग हमारे सिलेबस में नहीं है, वे अगले सेमेस्टर में होगा तब हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो द्विवेदी युग से थोड़े बहुत प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी जो अगले कवि हैं जिन्हें हमें पढ़ना है वे द्विवेदी युग से संबंधित हैं। द्विवेदी युग का जो समय काल है वह 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक है। आइए द्विवेदी युग के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। इस युग को सुधार काल या जागरण काल भी कहा जाता है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन और महावीर प्रसाद द्विवेदी का संपादन क्रांतिकारी घटना के रूप में हिंदी साहित्य के इस युग में देखी जाती है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो सरस्वती पत्रिका है, ठीक है, पत्रिकाएं होती हैं जो मासिक रूप में प्रकाशित होती रहती हैं, जिनमें लेख, कवियों के लेख, रचनाएं आदि उसमें प्रकाशित होती हैं। ठीक है, तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं जो कि 1903 ईस्वी में इसके संपादक बन गए, तो यह एक क्रांतिकारी घटना के रूप में हिंदी साहित्य के इस युग में देखी जाती है। इस काल के पथ प्रदर्शक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग को द्विवेदी युग कहा गया, क्योंकि जो महत्वपूर्ण कवि या लेखक होते हैं, ठीक है, उनके नाम पर भी हिंदी साहित्य के जो काल होते हैं, जो कवि होते हैं उनके नाम पे भी रखा जाता है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे भारतेंदु युग रखा गया, वैसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग रखा गया। तो अब जो द्विवेदी युगीन परिस्थितियां, जैसा कि मैंने बताया, जो भी समाज में घटित होता है उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से साहित्य पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए देखते हैं कि उस युग में कौन सी कैसी परिस्थितियां थी जिससे द्विवेदी युग में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। 1857 की क्रांति के बाद भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक व्यवस्था दृढ़ हो गई, क्योंकि जब ये क्रांति हुई, ठीक है, उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था हमारे भारत पे, वो स्थानांतरित हो गया जो विक्टोरिया थी, ठीक है, वो लोग शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लिए थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी आई। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलनों को प्रारंभ किया। 1900 से 1920 के बीच स्वदेशी आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन से पूरे देश में स्वाधीनता की चेतना की एक बहर आई। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीयता पर बल दिया और अपने अतीत को फिर से पहचानने के लिए विवश किया। ठीक है, जो आंदोलन चलाए गए उससे ये बताया गया कि हम लोग पहले से ही जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं। ठीक है, तो भारतीय जनमानस ने ये महसूस किया कि पश्चिम के विचार व संस्कृति में जो तत्व आत्मसात करने के लायक हैं वे भारतीय संस्कृति में सदा से रहे हैं। इस काल की कविता में राष्ट्रीयता, देशभक्ति और स्वाधीनता के स्वर सुनाई पड़ते हैं। अब चूंकि यह समय था 1900 से 1918 या 1920 ईस्वी तक का, ठीक है, तो इस समय कई आंदोलन चले। ठीक है, तो इस समय हमारा जो देश था, हमारे जो लोग थे, वे राष्ट्र को मुक्त कराने के लिए कई आंदोलन करते थे, तो उनके हृदय में राष्ट्रीयता, देशभक्ति और स्वाधीनता के स्वर मौजूद थे। ठीक है, इसलिए चूँकि उस समय यह समय की मांग थी कि राष्ट्रीयता और देशभक्ति पर कविताएं लिखी जाएं, इसलिए हमें द्विवेदी युग में जो भी कविताएं देखने को मिलेंगी वे या तो मनुष्य पर केंद्रित रहेंगी, ठीक है, जैसे निम्न जातियों पर, या तो देशभक्ति या राष्ट्रीयता पर केंद्रित मिलेंगी। तो यही होता है कि समाज में जो मांग होती है वही साहित्य हमारा उस मांग को पूर्ति करता है। भारतीयकालीन द्वंद्व अब नहीं थे, ब्रिटिश सरकार के स्वार्थ जनता के समक्ष स्पष्ट हो चुके थे। ठीक है, भारतीय युग में ये था कि उस समय जब शासन व्यवस्था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था हट के जब दूसरी शासन व्यवस्था आई, तब जो उस युग के कवि या लेखक लोग या उस समय जितने भी लोग थे, उन लोगों को ये आशा थी कि यह सरकार, जो अब दूसरी सरकार आई है, यह हम लोगों के लिए कार्य करेगी। ठीक है, तो उस समय हम लोग भारतीय युग जब पढ़ेंगे, उसकी कविताएं पढ़ेंगे, तो इसमें कहीं कहीं कुछ कवि या लेखक ने उनकी प्रशंसा भी की है, ब्रिटिश लोगों की प्रशंसा भी की है, किंतु यह चीज़ हमें द्विवेदी युग में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि द्विवेदी युग में यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जो ब्रिटिश लोग हैं कि केवल अपने लिए कार्य कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ब्रिटिश सरकार के स्वार्थ जनता के समक्ष स्पष्ट हो चुके थे, अतः ये कविता देश की मुक्ति के लिए जन चेतना जगाने का प्रयास करती हैं। तो
द्विवेदी युग के बारे में ये कुछ संक्षिप्त जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की है। अब जो प्रमुख कवि हैं इस युग के, उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये तो प्रमुख कवि हैं ही, क्योंकि इन्हीं के नाम पे द्विवेदी युग का नाम पड़ा। और नाथूराम शर्मा, उपनाम हो गया इनका शंकर। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध उपनाम है इनका। राय देवी प्रसाद, पूर्ण उपनाम है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी आदि, ये कुछ प्रमुख कवि हैं। अब इन सभी कवियों में से हमें मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम लोग द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं पढ़ेंगे। देखिए, प्रवृत्ति क्या होती है? प्रवृत्ति उसे कहते हैं जैसे जो हमारा साहित्य का इतिहासकार होता है, वे जो जितने भी युग हैं या जितनी भी रचनाएं हैं, एक निश्चित समय की रचनाओं को देखता है, उनका अध्ययन करता है, और उन रचनाओं में जो सामान्य गुण उन्हें दिखाई देते हैं, उन्हीं सामान्य गुणों को प्रवृत्तियाँ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके अंदर चोरी करने का स्वभाव है उसका, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि उसकी तो यह प्रवृत्ति ही है कि वह चोरी करता है, तो ये हो जाएगा प्रवृत्तियाँ। ठीक, तो अब हम लोग जो आप में मेन प्रश्न बनता है द्विवेदी युगीन का, वो प्रवृत्तियाँ ही पूछी जाती हैं, वो चाहे इस सेमेस्टर में हो चाहे अगले सेमेस्टर में हो। ठीक है, तो ज़्यादातर प्रवृत्तियाँ या विशेषताएँ ही पूछी जाती हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियाँ पढ़ने के बाद हम लोग अपने सिलेबस पे आएंगे, मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय देखेंगे और उसके बाद उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और जो कविताएं हैं उनकी, उनको भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।